हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लास्टिक एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर की प्री रिक्विजिट है, मतलब स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ने के पहले हमें प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ना होती है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक थ्योरी क्या चीज़ है वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, हम जब इलास्टिक एनालिसिस करते थे, मतलब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं उसमें मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू इलास्टिक लिमिट तक कंसीडर करते हैं, मतलब हम इलास्टिक एनालिसिस करते थे। इलास्टिक एनालिसिस जब हम करते थे तो मैंने आपसे कहा था कि मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू इलास्टिक लिमिट तक लेना है, मतलब जहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर रेंज में है, मटेरियल की स्ट्रेंथ वहीं तक कंसीडर करते हैं। मतलब जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है वहीं तक मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती थी। क्लियर? अब जो आप बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करते थे, M/I = F/Y = E/R, ये बेंडिंग इक्वेशन डिज़ाइन करने के लिए बेसिक इक्वेशन होती थी, और इस इक्वेशन को जब आपने ड्राइव किया था तो हुक्स लॉ के बेसिस पे किया था, मतलब जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है वहीं तक ये बेंडिंग इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो चलिए, मतलब जब बेंडिंग इक्वेशन से हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन के बेसिस पे हम जब डिज़ाइन करते हैं तो वो एनालिसिस इलास्टिक एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, अब मटेरियल की अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ कंसीडर करूं, मतलब मटेरियल के अंदर जो रिजर्व स्ट्रेंथ होती है उसको भी कुछ हम कंसीडर करें, कुछ स्ट्रेंथ को कंसीडर करें, तो वो जो एनालिसिस होगी वो प्लास्टिक एनालिसिस कहलाएगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया है। हालांकि जब मैं आपको सोम पढ़ा रहा था तो मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें इसको पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हम एक स्पेसिमेन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो फिर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ हमें ग्राफ मिलता है। ठीक, ये मैंने नॉमिनल स्ट्रेस वर्सेस नॉमिनल स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनाया, किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो इनिशियली मुझे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है। उसके बाद मतलब ये जो पॉइंट है ए, ये वर्किंग लोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बी पॉइंट जो है वो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सी अपर यील्ड पॉइंट होता था, सी लोअर यील्ड पॉइंट होता है। फिर डी पॉइंट तक जो है मटेरियल के अंदर स्ट्रेन इंक्रीज होती है विदाउट चेंज इन स्ट्रेस, और उसके बाद ई पॉइंट आता था, और एफ जो पॉइंट होता था वो फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता था। क्लियर? अब जो मटेरियल की इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो आप इस या इलास्टिक रीजन जो होता है वो सिर्फ इतना कंसीडर करते हैं, मतलब इतना जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन होता है। इसके बाद यील्डिंग होती है मटेरियल के अंदर, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, और उसके बाद नेकिंग होती थी। ठीक, इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आप वहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कितना ज़रूरत है अभी उसकी बात करता हूँ। तो मैंने कहा ये इलास्टिक बिहेवियर देता है मटेरियल इस लिमिट तक, और इसके बाद ये जो है ये प्लास्टिक बिहेवियर होता है मटेरियल का। क्लियर? लेकिन जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू इस पॉइंट डी तक कंसीडर करते हैं, मतलब मटेरियल जहाँ तक यील्ड करता है विदाउट चेंज इन स्ट्रेस, मटेरियल की स्ट्रेंथ हम वहीं तक कंसीडर करते हैं। ठीक, प्लास्टिक एनालिसिस में, मतलब प्लास्टिक एनालिसिस में मटेरियल की स्ट्रेंथ इस डी पॉइंट तक कंसीडर की जाती है। क्लियर? देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट तक, ठीक है, ये जो सी डैश पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट तक जो स्ट्रेन होती है मटेरियल के अंदर वो 0.12% के आसपास होती है, और डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होती है वो 1.4 से लेके 1.5 के बीच में होती है। हालांकि मटेरियल जो ब्रेक करता है वो तो 25%, 20 to 25%, इवन 30% तक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जब मटेरियल ब्रेक होता है। ठीक है, लेकिन हम मटेरियल की स्ट्रेंथ प्लास्टिक एनालिसिस में इस पॉइंट डी तक कंसीडर करते हैं, मतलब जब तक स्ट्रेन की वैल्यू 1.4 to 1.5% होती है बस वहीं तक कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इतनी स्ट्रेन हम आरसीसी में परमिट नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है, इस कारण, क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो तो कौन सा मटेरियल है, वो ब्रिटल मटेरियल है, तो वो तो फेल हो जाएगा इतने स्ट्रेन पे। तो फिर मैंने कहा कि प्लास्टिक एनालिसिस जो रिलेवेंट है वो स्टील स्ट्रक्चर के लिए है। ठीक, मतलब जनरली ये हम जो प्लास्टिक एनालिसिस यूज़ करते हैं वो स्टील स्ट्रक्चर में करते हैं। क्लियर? अब एनालिसिस के बाद मैं बात करता हूँ कि इस एनालिसिस करने के बाद हम मतलब एनालिसिस करने के बाद हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, और जब स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के 3 मेथड हमें इस लिटरेचर में देखने को मिलते हैं, या 3 मेथड हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपसे कहा वो 3 मेथड कौन कौन से हैं। मैंने कहा देयर आर 3 मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो जो पहला मेथड है उसे मैंने बोला इलास्टिक डिज़ाइन, जो कि इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी इसे बोला जाता है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलें चाहे इलास्टिक मेथड बोलें, ये दोनों ही मेथड मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू इलास्टिक लिमिट तक कंसीडर करते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसे बोला जाता है प्लास्टिक मेथड, या प्लास्टिक डिज़ाइन बोलते हैं, या अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड में अल्टीमेट लोड मेथड बोलें या प्लास्टिक डिज़ाइन बोलें, मटेरियल की स्ट्रेंथ अप टू पॉइंट डी तक कंसीडर की जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिज़ाइन। अब ये मैंने बीच में एक मेथड और लिखा, लिमिट स्टेट मेथड। आज इंडिया में लिमिट स्टेट मेथड के बेसिस पे ही हम डिज़ाइन करते हैं आरसीसी डिज़ाइन। ठीक है, हालांकि स्टील स्ट्रक्चर में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है, ये लिमिट स्टेट मेथड में दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के कॉम्बिनेशन से ही मेथड बना है। इस लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल की स्ट्रेंथ जो कंसीडर की गई है वो इस अल्टीमेट लोड मेथड से कंसीडर की गई है, और जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो इस वर्किंग लोड मेथड से ली गई है। क्लियर? तो चलिए, मुझे लिमिट स्टेट मेथड अभी नहीं पढ़ना, लिमिट स्टेट मेथड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस की, तो प्लास्टिक एनालिसिस को और आगे बात करते हैं। तो देखिए, और डिस्कस करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में। देखिए, द लीनियर और इलास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर टर्मिनेट्स वेल बिफोर इट्स कोलैप्स। मैंने आपसे कहा कि देखिए, लीनियर जो बिहेवियर है मटेरियल का वो तो यहीं तक, लेकिन वो कहाँ तक है, उसमें जो स्ट्रेन मिल रही है वो 0.12% है, उसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो 0.12% है। लेकिन जब मटेरियल फेल हो रहा है तो देखिए, मैंने कहा कि 20 to 25% तक स्ट्रेन देखने को मिलती है, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज है ये। ठीक है, ये ग्राफ जो बना है ये स्केल में नहीं है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो मैंने कहा टर्मिनेट्स वेल बिफोर कोलैप्स, इट्स कोलैप्स, द इलास्टिक और वर्किंग लोड मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कोलैप्स लोड। ठीक है, मतलब जो इलास्टिक मेथड है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वो कोलैप्स लोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें तो मटेरियल की स्ट्रेंथ सिर्फ हम यहीं इसी पॉइंट तक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस सी पॉइंट तक, सी डैश या सी पॉइंट तक कंसीडर करते हैं, उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, मतलब इस ए पॉइंट तक, वर्किंग लोड तक या अलाउएबल लोड जिसे बोलते हैं वहीं तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए आगे, द प्लास्टिक और अल्टीमेट लोड थ्योरी कैन बी यूज फॉर डेट, मतलब कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक या अल्टीमेट लोड मेथड, विथ ए रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रिसीशन। ठीक है, मतलब ये जो मेथड है, ये मेथड कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। कौन सा? अल्टीमेट लोड मेथड या प्लास्टिक डिज़ाइन, ये प्लास्टिक मेथड। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं, वो और बात करता हूँ। देखिए, assuming that the stress strain relationship for the material can be idealized to that of a perfect elastoplastic material having an elastic range followed by a prolonged plastic range such as that in case of structural steel। मतलब हम जब प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि हम एक परफेक्ट इलास्टोप्लास्टिक ग्राफ कंसीडर करते हैं। देखिए, ये ग्राफ जो है ये सोम में पढ़ा जाता है, ये प्लास्टिक एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। मैंने आपसे कहा कि इसमें तो पूरा का पूरा ग्राफ है ये, जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन भी है, नेकिंग पोर्शन भी है, लेकिन जब प्लास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं तो एक परफेक्ट
इलास्टोप्लास्टिक कर्व कंसीडर करते हैं, जैसे अभी मैं बोलूँगा आइडियलाइज्ड कर्व, उसको आगे बताता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज इज नेग्लेक्टेड इन सिंपल थ्योरी ऑफ प्लास्टिक डिज़ाइन। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हम कंसीडर नहीं करते प्लास्टिक रीजन में। कौन सा? स्ट्रेन हार्डनिंग या नेकिंग वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब सिर्फ यील्डिंग तक ही कंसीडर किया जाता है मटेरियल की स्ट्रेंथ प्लास्टिक डिज़ाइन में। क्लियर? आगे देखिए, द प्लास्टिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डक्टिलिटी ऑफ स्टील। कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है स्टील की या किसी भी मटेरियल की, उसके कारण ही हम प्लास्टिक एनालिसिस कर पाते हैं। देखिए मैंने कहा, थ्रू डक्टिलिटी स्ट्रक्चर स्टील हैज़ कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट विदाउट डेंजर ऑफ फ्रैक्चर। कि इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही मटेरियल जो है वो इलोंगेट हो पाता है विदाउट फ्रैक्चर, बिना टूटे बिना ब्रेक हुए जो इलोंगेट हो पाता है, उस प्रॉपर्टी के कारण ही हम मटेरियल की स्ट्रेंथ जो रिजर्व स्ट्रेंथ है उसको कंसीडर कर पाते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है यही बेस है प्लास्टिक डिज़ाइन का। क्लियर? आगे देखिए, द थ्योरी ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ स्टील विदाउट अपर यील्ड पॉइंट। मतलब हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, अभी मैं आपको आइडियलाइज कर बताऊंगा, उसमें हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे। मतलब इलास्टिक रेंज और इलास्टिक रेंज के जस्ट बाद फॉलोड बाय प्लास्टिक रीजन। मैंने कहा यहाँ पे लिखा भी है कि हम इलास्टोप्लास्टिक कर्व ही कंसीडर करते हैं प्लास्टिक डिज़ाइन में। क्लियर? अब हम आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कहा, द आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लास्टिक डिज़ाइन। कि प्लास्टिक डिज़ाइन इस आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे होती है, ठीक है। चलिए अब ये आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है स्टील के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया और जो अपर यील्ड पॉइंट है उसको इग्नोर किया और जो लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है उसे मैंने बोला सिग्मा वाई। क्लियर? मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, मतलब लीनियर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि d सिग्मा s अपॉन d एप्सिलॉन s इज इक्वल टू ES। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर है? वो ES के बराबर, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है और वो tan थीटा के बराबर है। क्लियर? अब ये वाला जो पोर्शन है ये यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब विदाउट चेंज इन स्ट्रेस मटेरियल इलोंगेट होता है, ठीक है, यील्ड करता है। ये जो रीज़न है हम इस रीज़न को कंसीडर करते हैं प्लास्टिक डिज़ाइन में। मतलब मटेरियल की जो रिजर्व स्ट्रेंथ होती है उसमें से इस स्ट्रेंथ को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे मैं प्लास्टिक डिज़ाइन बोलता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा कि सिग्मा s इज इक्वल टू ES इंटू एप्सिलॉन s। मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू E। ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कब तक वैलिड है? जब तक एप्सिलॉन s इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन y हो। मतलब जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.12% तक है तब तक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशो है वो ES के बराबर है। क्लियर? अब अगर स्ट्रेन की वैल्यू इस यील्ड स्ट्रेन से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर जो हुक्स लॉ है वो वैलिड नहीं रहेगा और जो स्ट्रेस की वैल्यू है, जैसे आपने सिग्मा s बोला, वो किसके बराबर रहेगी? वो सिग्मा y के बराबर रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। कब तक? जब तक के मटेरियल के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू या स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू 1.5% है। क्लियर? और इस स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन U से रिप्रेजेंट करते हैं और मटेरियल के अंदर हम स्ट्रेन जो है वो इस लिमिट तक परमिट करते हैं, किसमें? प्लास्टिक डिज़ाइन में। क्लियर? और यही जो कर्व है इसी कर्व को प्लास्टिक डिज़ाइन में कंसीडर किया जाता है और ये आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं
और स्टेजेस ऑफ लोडिंग की बात करते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप जब लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो मैं इसको 3 स्टेजेस ऑफ लोडिंग में डिस्कस करता हूँ या उसको डिवाइड करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द स्ट्रक्चर पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस अंडर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग लोड। जब स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोड को इंक्रीज करते हैं, हम किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, शुरुआत की, मैंने किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड इंक्रीज करना चालू किया तो क्या होगा, इनिशियली वो लीनियर रेंज में होगा, उसके अंदर मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है वो देखिए, एट दिस स्टेज जस्ट बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग ऑकर्स एट द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इन द स्ट्रक्चर। कि जब आप लोड इंक्रीज करते हैं तो मैंने कहा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिस तरह से आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इंक्रीज होती है यहाँ तक। और फर्स्ट स्टेज जब आती है मतलब जिस पॉइंट पे आपको यील्डिंग स्टार्ट होती है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, एट दिस स्टेज जस्ट बिगनिंग ऑफ यील्डिंग ऑकर्स, कि यील्डिंग जो है वो शुरुआत होती है, यील्डिंग की शुरुआत होती है स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे। देखिए आगे, द यील्ड लोड WY, जो यील्ड लोड WY है एट दिस स्टेज प्रोड्यूसेस यील्ड मोमेंट My एट द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। जो यील्ड लोड है मतलब इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैंने बोल दिया यील्ड लोड और उसको रिप्रेजेंट किया WY से। ठीक, और ये WY के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट है उसे मैंने बोला My। ठीक है, और ये कहाँ होगा, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, जो स्ट्रक्चर का सबसे क्रिटिकल सेक्शन है उस पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सिग्मा Y होगी और इस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग होगी या इस लोड के करस्पॉन्डिंग होगी। क्लियर। अब द एक्सट्रीम फाइबर एट द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन अटेन्स द यील्ड स्ट्रेस एट दिस स्टेज, मतलब जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा उस सेक्शन में जो टॉप फाइबर्स होंगे, जो एक्सट्रीम फाइबर्स होंगे, टॉप फाइबर बोले या बॉटम फाइबर, मतलब एक्सट्रीम फाइबर्स जो होंगे वो उन फाइबर्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगी, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब एक्सट्रीम फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई उसके बाद भी अगर मैं लोड इंक्रीज करूं तो क्या होगा, उसे मैंने कहा सेकंड स्टेज ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो देखिए विथ फर्दर इंक्रीज इन लोड the critical section undergoes a redistribution of stress in which the additional stresses are transferred from the highly stressed extreme fiber to the zone of relatively lower stress। जब एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर आ गई और उसके बाद आपने लोड इंक्रीज किया तो जो एक्सट्रीम फाइबर हैं उनके अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, उसके अंदर स्ट्रेन इंक्रीज होगी, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि उसके अंदर स्ट्रेन इंक्रीज होगी, आगे बढ़ जाएगी, स्ट्रेन ज़्यादा होगी लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगी और स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर ही होगी। ठीक है, अब लेकिन जब लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर जो फाइबर्स या जिन फाइबर्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम है उनके अंदर स्ट्रेस आ जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि स्ट्रेसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाईली स्ट्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर टू द जोन ऑफ रिलेटिवली लोअर स्ट्रेस, कि जो नीचे के फाइबर हैं जिनके अंदर स्ट्रेस अभी यील्ड स्ट्रेस पर नहीं आई उनके अंदर स्ट्रेस आने लगती है। ठीक है, और वो कब तक आती है वो भी देखिए, मैंने लिखा द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस कंटिन्यूस, कब तक, until the entire cross section goes into the plastic range। जब पूरा का पूरा सेक्शन पे जो फाइबर्स हैं उन सब फाइबर के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो पूरा सेक्शन जो है वो प्लास्टिक सेक्शन हो गया। ठीक, प्लास्टिक सेक्शन समझ में आया। प्लास्टिक सेक्शन कब बोलोगे, जब उस क्रॉस सेक्शन पे हर फाइबर के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो प्लास्टिक सेक्शन हो गया। क्लियर। जब मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन के हर फाइबर के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है
तो हम बोलते हैं कि वो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज सेक्शन हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द सेकेंड स्टेज इज रीच्ड व्हेन द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इज फुल्ली प्लास्टिसाइज्ड and attains its maximum possible moment capacity called the fully plastic moment MP। ठीक, कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन पे जब हर फाइबर के अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो तो वो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज सेक्शन हो जाता है, और उस टाइम पे जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है उस सेक्शन की वो MP के बराबर होती है। ठीक, अब जब फर्स्ट हिंज बनती है, मतलब जब सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैं W1 बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, द लोड W1 एट दिस स्टेज करस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज, उसे मैंने W1 बोल दिया। अब आगे देखिए, द इंक्रीज ऑफ लोड फ्रॉम द यील्ड लोड WY टू W1 is strictly due to the favorable redistribution of stress at the most critical section leading to the formation of the first plastic hinge। ये जो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई वो किसके कारण हुई? ये जो फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होती है उसके कारण फॉर्म होता है। ठीक, क्योंकि मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम फाइबर हैं वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो वो फाइबर्स जिनके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम होती है वो स्ट्रेस लेने लगते हैं। और कब तक लेते हैं? जब तक कि उन फाइबर्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर ना हो जाए। ठीक, अब आगे देखिए, ए प्लास्टिक हिंज बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी हिंज बाय परमिटिंग फ्री रोटेशन अबाउट इट। ठीक है, देखिए जो प्लास्टिक हिंज होती है वो ऑर्डिनरी हिंज के जैसी ही होती है, मतलब उसके अबाउट, उस हिंज के अबाउट स्ट्रक्चर जो है वो रोटेट होने लगता है, फ्रीली रोटेट होता है। ठीक, लेकिन एक डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी हिंज और प्लास्टिक हिंज में। वो क्या डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी हिंज जो होती है उसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी 0 होती है, मतलब वो कोई मोमेंट रजिस्ट नहीं करता। लेकिन जो प्लास्टिक हिंज होती है उसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी होती है वो MP मोमेंट लेता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्लास्टिक हिंज रजिस्ट ए कांस्टेंट मोमेंट MP इंस्टेड ऑफ 0 मोमेंट एज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी हिंज। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनरी हिंज तो एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक सपोर्ट का नाम है, लेकिन जो प्लास्टिक हिंज है ये एक कंडीशन होती है, मतलब ये एक स्टेज है बेंडिंग की। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी हिंज तो एक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो तो आपको दिखता है, लेकिन ये एक स्टेज को रिप्रेजेंट करती है प्लास्टिक हिंज। अब मैं थर्ड स्टेज ऑफ लोडिंग की बात करता हूँ कि अगर इस W1 के लोड के बियॉन्ड हम लोड इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो देखिए उसको मैंने थर्ड स्टेज बोला। देखो थर्ड स्टेज, व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड W1 तो क्या होगा? द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लास्टिक हिंज रिमेन कांस्टेंट at its fully plastic moment MP, whereas the bending moment at the other relatively less critical section go on increasing। कि अगर मैं इस W1 लोड से ज़्यादा लोड लगाता हूँ, मतलब इंक्रीज करता हूँ W1 के आगे, तो क्या होगा? तो जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे मोमेंट की वैल्यू MP हो गई है वो लोड नहीं लेगा, मतलब उस पर मोमेंट इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या होगा? जब लोड इंक्रीज करोगे तो जो लेस क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब जो सेकंड नंबर पे जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर मोमेंट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। और कब तक इंक्रीज होगा? जब तक कि उस सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू MP के बराबर ना हो जाए। ठीक, और जब MP पे हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि सेकंड हिंज फॉर्म हो गई। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स एट द नेक्स्ट मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। जब दूसरे क्रिटिकल सेक्शन पे मोमेंट MP के बराबर हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि वहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। अब सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट के कारण थर्ड क्रिटिकल सेक्शन जो होता है, थर्ड मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती है। और ये प्लास्टिक हिंजेस तब तक फॉर्म होती हैं जब तक कि मैकेनिज्म ना बन जाए। ठीक, मैकेनिज्म बनने का मतलब होता है स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव प्लास्टिक हिंजेस कंटिन्यू अंटिल कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। कि जब तक के स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो तब तक के प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने के पहले एक चीज़ और बताता हूँ।
every time a plastic hinge forms an independent equilibrium m is equal to mp is obtained। मतलब जब भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है किसी भी सेक्शन पे, वहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। मतलब m उस पॉइंट पे जो मोमेंट होता है वो mp के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हर प्लास्टिक हिंज पे जो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी होती है उस हिंज की वो mp के बराबर होती है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है और कब बनता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज रिड्यूस्ड बाय 1 डिग्री विद द फॉर्मेशन ऑफ ईच सक्सेसिव प्लास्टिक हिंज। कि कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो उसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 1 डिग्री से कम हो जाती है जब उसके अंदर एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमें मिल जाती है इस कारण से। ठीक है, अब इसीलिए मैंने आगे लिखा ए स्ट्रक्चर हैविंग n डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज रिड्यूस्ड टू ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर व्हेन n प्लास्टिक हिंजेस आर फॉर्म्ड। कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जिसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी n हो, उसके अंदर जब n प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म कब बनता है उसकी बात और करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा विद द फॉर्मेशन ऑफ n+1 प्लास्टिक हिंजेस द स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल सिंस इट डिजनरेट्स इनटू ए मैकेनिज्म। कि जैसे ही किसी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में n+1 प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होती हैं तो मैकेनिज्म बन जाता है। मतलब स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, इस कारण से मैकेनिज्म बन जाता है, मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म की डेफिनेशन की बात और करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए मैकेनिज्म इज एन असेंबलेज ऑफ मेंबर्स और पार्ट्स विच अंडरगोज लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इवन ए वेरी स्मॉल लोड। कि जैसे ही n+1 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती हैं, मतलब मैकेनिज्म बनता है, तो थोड़े से ही लोड पे लार्ज डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट मिलना मतलब स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इवन ए वेरी स्मॉल लोड। कि छोटे से लोड पे भी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है मैकेनिज्म बनने के बाद। ठीक है, ये सीधी बात आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ही मैकेनिज्म बनता है स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा द मेंबर्स ऑफ ए परफेक्ट मैकेनिज्म रिमेन्स अनडिफॉर्म्ड। क्यों? बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस इन देम आर ज़ीरो। कि जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल फोर्स ज़ीरो होता है, इसके कारण उन पार्ट्स के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता। पूरा टोटल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है और वो कोलैप्स कर जाता है, लेकिन जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके वो स्ट्रक्चर बना है उनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मैकेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब सिंस द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ मैकेनिज्म इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, सो दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ लोडिंग। कि किसी भी स्ट्रक्चर में जब मैकेनिज्म फॉर्म होता है तब जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं वो रिएक्शन कंपोनेंट से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हैं वो किसी भी आर्बिट्रेरी लोडिंग सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक, वो पर्टिकुलर जो लोडिंग सिस्टम है जिसके लिए वो मैकेनिज्म फॉर्म हुआ है उसी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और मैंने जो कुछ आज आपको बताया उसको कंक्लूड करता हूँ। तो देखिए, when n+1 hinges form in a structure having n degree of static indeterminacy, it degenerates into a mechanism and collapse। मतलब अगर कोई n डिग्री का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो जब n+1 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी तो मैकेनिज्म बन जाएगा और जैसे ही मैकेनिज्म फॉर्म होता है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। ठीक, अब बात आती है कि किसी भी
इनडेटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जिसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी n है, तो n+1 हिंज फॉर्म होंगी तभी फेल होगा क्या? ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर n+1 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने से पहले ही फेल हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है। जिस तरह से एक कंटिन्यूस बीम होता है, तो कंटिन्यूस बीम में ज़रूरी नहीं है कि n+1 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो तभी वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है कि उसका कोई एक पार्ट अनस्टेबल हो जाए n+1 हिंज फॉर्म होने के पहले और वो पार्ट फेल हो जाए, या 2 पार्ट फेल हो जाए, ये पॉसिबल होता है। ठीक, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा जब आपको कंटिन्यूस बीम पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आगे बताऊंगा आपको। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि मैंने स्टेजेस ऑफ लोडिंग की बात की, उसको भी कंक्लूड करता हूँ। तो देखिए, मैंने कहा था कि जब हम लोड इंक्रीज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फर्स्ट स्टेज आती है जब उसके क्रिटिकल सेक्शन पे जो एक्सट्रीम फाइबर हैं उसके ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। ठीक, तो मैं उसे बोलता हूँ फर्स्ट स्टेज ऑफ लोडिंग। क्लियर? वहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब आप लोड और इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? तब फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग आती है। ठीक, सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग पे क्या होता है कि वो जो पूरा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, उसके हर पॉइंट पे, हर फाइबर पे स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है, या वहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिसाइज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने उसे बोला सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग। उसके बाद अगर आप और लोड लगाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर जब और लोड लगाते हैं तो फिर जो दूसरे क्रिटिकल सेक्शंस हैं उन पे जो है प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है। ठीक, और प्लास्टिक हिंज जब तक फॉर्म होती है जब तक के स्ट्रक्चर में मैकेनिज्म ना फॉर्म हो जाए, और जब मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लोडिंग। ठीक, ये WY जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लोडिंग के करस्पॉन्डिंग है, जो W1 है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग के करस्पॉन्डिंग लोड है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है, और WU जो लिखा है इसे अल्टीमेट लोड बोला जाता है, और ये मैकेनिज्म जब बनता है उसके करस्पॉन्डिंग लोड है। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द सेकेंड टू द थर्ड स्टेज ऑफ लोड इज पॉसिबल only due to the favorable redistribution of moment from the section of high moment to those carrying lower moment। ठीक, कि सेकेंड से थर्ड स्टेज तभी पॉसिबल है जब फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट होता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज तभी पॉसिबल है जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तब आपको फर्स्ट से सेकेंड स्टेज मिलती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो तो फिर ये W1 और WU ये कोइंसाइड कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही डिटर्म स्ट्रक्चर में एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है तो मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है और स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको नोट डाल के भी लिखा, इफ़ द गिवन स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लोड coincides because only one plastic hinge is sufficient for the formation of the collapse mechanism। कि जैसे ही एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, मैकेनिज्म बनता है और स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, विद द फॉर्मेशन ऑफ n+1 प्लास्टिक हिंज द स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल। कि जैसे ही n+1 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती हैं तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे n की वैल्यू 0, क्योंकि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, मतलब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी उसकी 0 हो जाएगी। तो जैसे ही एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, मैकेनिज्म बन जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? मैंने अभी तक आपको आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि प्लास्टिक एनालिसिस में यूज़ होता है उसके बारे में बताया, और स्टेजेस ऑफ लोडिंग क्या होती हैं उनको डिस्कस किया। अब प्लास्टिक एनालिसिस के सेकेंड पार्ट में हम मटेरियल की जो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके कारण कुछ एडवांटेज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और प्लास्टिक एनालिसिस को समझने के लिए मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। थैंक यू।